नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अलग अलग विषयों का जो प्रश्न है उनको एक जगह समाहित करके देख रहे हैं, ताकि भविष्य में जब रिवीजन हो तो उस विषय से रिलेटेड प्रश्न का संकलन एक जगह मिल जाए, ताकि रिवीजन और आसान हो सके। साथ ही साथ हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देख रहे हैं और कैसे इसको करंट से भी कोरिलेट किया जा सकता है, यह भी हम लोग देख रहे हैं। ग्राम विकास के 2 पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और जो लोग चैनल को आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो लेखपाल की तैयारी के लिए अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 315 यानी 51 का विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 51 प्रश्न का आंसर होगा डी 315। 52वां प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 3/2। याद रखिएगा, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। कई बार प्रश्न में परीक्षाओं में चौड़ाई और लंबाई लिख देता है, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, और अगर ये पलट देगा तो आप भी पलट देंगे इस अनुपात को, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न को सचेत होकर वहां पढ़िएगा। दूसरी बात कि इसमें 3 पट्टियां होती हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा होता है। और आपने देखा होगा कि सफेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। इतनी बातें तो आप जानते होंगे। एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार 52वें प्रश्न को आपने 360 डिग्री में देख लिया, और 52वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी 3/2। अगले प्रश्न को देखिए, 53वां प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1925 यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है, आपको पूरा डेट और ईयर दोनों याद होना चाहिए। यानी काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ, और इस षड्यंत्र को इन्वॉल्वेशन किस संगठन का था? तो आपका जवाब होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और ये लखनऊ सहारनपुर संभाग में जो रेलवे जोन है वहां पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ये ट्रेन डकैती हुई थी, जिसको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। अब ये प्रश्न मेरे हिसाब से करंट से संबंधित है। आप सोचेंगे कि 1925 का केस और करंट से कैसे है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन डे डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब है कि ये करंट में इसकी चर्चा हुई, इसलिए ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए ये प्रश्न बना भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कहा जाएगा, ठीक है। ये पूरी विस्तार में चर्चा हम लोगों ने की, और 53 का सही जवाब होगा बी। 54वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मिलान करना है, तो मिलान कर दिया जाए। कह रहा है केशव चंद्र सेन ने क्या लिखा था, किसकी समाज की थी? भारतीय ब्रह्म समाज, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और कई बार इसका डेट पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, यानी बी चौथे से हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इसकी भी डेट पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 1867 में, ठीक है। अगला है सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है, यानी डी का आप तीसरे से लगा लेंगे। इस प्रकार आपने मैच कर लिया, और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए 55 देखिए, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने कराया था, यानी यहाँ पर आपका 55 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। पहली बात तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किस समय में बनवाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 10वीं से 11वीं सदी के बीच बनवाया गया था। दूसरी बात ये याद रखनी है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन से संबंधित है, ठीक है। और हिंदू में प्रमुख तौर पर वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म से संबंधित, ठीक है। इनके मूर्तियां ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको पूरी याद रखनी होगी, और 55वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला चलिए 56 देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है वो है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है। तो यहाँ विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी 56 का सही जवाब होगा बी। तो फिर MS ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे MS ऑफिस है। अब MS ऑफिस क्या स्पेसिफिक काम, जिसमें MS वर्ड जो होता है वो लेटर लिखने के लिए, किसी मैटर को टाइप लिखने के लिए, तो या
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, एक्सेल कैलकुलेशन से संबंधित काम के लिए, तो यानी ये स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया। इसी प्रकार से फोटोशॉप आपने देख पढ़ा होगा, तो फोटोशॉप क्या होता है, फोटो को एडिटिंग करना, उसको क्लियर करना, तो उससे संबंधित स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया, तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो यानी यहाँ 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57वां प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, लोटस, डी। कोबोल, फोर्टान और पास्कल, ये तीनों की तीनों जो है वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। और कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो लोटस, जो विकल्प डी में दिया हुआ है। अब यहां पर जरा सा आप तीनों का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा, फार्मूला ट्रांसलेशन, और पास्कल जो है, ये पास्कल के बारे में एक चीज जान लीजिए कि पास्कल उच्च प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी अगर कभी पूछा जाए कि पास्कल क्या है, तो आप बताएंगे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यहाँ 57 का सही जवाब होगा डी। 58 देखिए, करे सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा केरल राज्य में स्थित है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबरीमाला के प्रधान देवता कौन है, तो आपका सही जवाब होगा भगवान अयप्पा। सबरीमाला किससे संबंधित, भगवान अयप्पा। यह भी प्रश्न फिलहाल कुछ वर्ष पहले यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद था, तो इसलिए यह प्रश्न उठा। और यहाँ पर सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में। 58 का सही जवाब होगा बी। 59 देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आपका सही जवाब होगा राज्यसभा को, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राज्यसभा, याद रखिएगा इस बात को। 59 का सही जवाब होगा बी। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जब नहीं लगा रहे तो उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है, कर संवर्ती सूची पूछ रहा है कि ये कहां से लिया गया है, तो संवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, यह भी सही है। संसदीय शासन प्रणाली जर्मनी से नहीं लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, ठीक है, जर्मन के वीवर सिद्धांत से। और यहाँ संसदीय शासन प्रणाली कहां से, ब्रिटेन से, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड से लिए गए, ये सही है, यानी 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। 61 देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यह भी सही है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, यह भी बात सत्य है। और क्षुद्र ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ये पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और किसके मध्य पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के, यानी 61 का सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा बेरिंग जल संधि, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतर है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश पर स्थित है। इसे चाहे 0 देशांतर रेखा से पूर्व से या पश्चिम से जाएंगे तो ये 180 अंश पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। और ये किसके समानांतर है, तो ये बेरिंग जल संधि से समानांतर है। 62 का सही जवाब होगा डी। 63 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो आपका सही जवाब होगा न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ठहरना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न में पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है। इसने पूछा कि कहाँ सबसे न्यूनतम है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। तो सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप का है। दमन द्वीप का लिंगानुपात कितना है, 618। अगर इस प्रश्न में पूछता कि 2011 के अनुसार किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात है, तब आपका विकल्प सही होता हरियाणा, ठीक है। वहां पर कितना है, 879 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है, तो केरल का है, ठीक है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है। अब एक बात यहां पे याद रखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब कि 1000 लड़कों पर लड़कियों का क्या अनुपात है, इसकी बात हो रही है। और अगर राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात पूछेगा तो हरियाणा आप बताएंगे। हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ था, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। और दमन द्वीप कैसे याद करेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कम दमन द्वीप में है। दमन शब्द का मतलब होता है कि किसी को दबाना, यानी वहां पर लड़कियों के जन्म को दबाया गया, ठीक है। इस तरह के ट्रिक से आप कोरिलेट कर सकते हैं। और 63 का सही जवाब होगा सी। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो आपका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये 12 से 35 मौलिक अधिकार है, जिसमें 32 उसके अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 32 क्या व्यवस्था करता है, तो ये मौलिक अधिकार के को प्रवर्तित कराने की शक्ति प्रदान करता है उच्चतम न्यायालय द्वारा।
यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। एक बात और आपको यहां पर याद रखनी होगी, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि अंबेडकर साहब ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो याद रखिएगा, अंबेडकर साहब ने संविधान की मूल आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। और इन जनरली संविधान की मूल आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ के रखिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो ये अतिरिक्त सब फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 64 का सही विकल्प क्या होगा? बी हो जाएगा। 65 देखिए, करा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि के प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा, यह उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों बातों को कोरिलेट करके चलिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि दी गई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का बी हो जाएगा। आइए 66 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा वित्त आयोग के द्वारा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा 66 का। अब वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? तो यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गई है, यानी अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति महोदय द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका प्रावधान है। और केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। 66 का सही जवाब होगा डी। 67 देखिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। यहां पर कुछ तथ्य को और आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर यह पूछ दे भारतीय रिजर्व बैंक यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं, इसका कौन सा अधिनियम बना? तो अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुई, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 1 अप्रैल 1935 को। 68 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन से शेयर बाजार में सटोरिये नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा दलाल, यानी सी। ये दलाल या सी सटोरिये नहीं होते हैं। यानी सट्टेबाजी का काम कौन कौन करता है? स्टैक, मंदिड़िया, तेजड़िया, ठीक है, दलाल नहीं होते हैं, यानी 68 का सही जवाब होगा सी। 69 देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा कौशाम्बी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा 69 का। 70 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरका जो होता है कार्बनिक अम्ल होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, इसका एसिटिक अम्ल होता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब कभी आपको एसिटिक अम्ल की जगह हो सकता है इसका सूत्र लिख दिया जाए, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र भी आपको याद रखना चाहिए, CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल, यानी 70 का सही जवाब होगा बी। इसका प्रयोग आप जानते हैं अचार आदि के परिरक्षण में किया जाता है। 70 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 71 देखिए, चेचक रोग किसके द्वारा होता है? तो चेचक रोग वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, विषाणु और वायरस, यानी विषाणु हिंदी में कहते हैं और वायरस इंग्लिश में कहते हैं। ये जो वेरिओला है ये वायरस है। तो कभी आपसे ये पूछे कि वायरस से फैलने वाला रोग, तो आप चेचक रोग को बताएंगे, और किस वायरस का क्या नाम है? तो वेरिओला है, यानी 71 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 72 देख लीजिए, कह रहा है कि राउ वोल्फिया सर्पेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है? तो आपका सही जवाब होगा सर्पगंधा का। सर्पगंधा एक औषधि पौधा होता है और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? राउ वोल्फिया सर्पेटाइना, यानी कि 72 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए 73, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जैवलिन यानी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा थे, जिनका किस खेल से संबंध है? जैवलिन से, यानी भाला फेंकने में। ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक उन्होंने फेंका, तो आपका सही जवाब होगा 87.58 मीटर तक इन्होंने फेंका था, यानी 73 का सही जवाब होगा बी। अब एक बात और आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल 7 पदक मिले थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य मिले थे। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 48 है, और नंबर 1 पे कौन था? अमेरिका था, जिसको कुल 113 पदक मिले थे। इतनी बातों को आपको कम से कम याद रखना होगा। 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 74 देखिए, कह रहा है दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य कर वरासत योजना की शुरुआत की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर 2020 को वरासत योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उत्तराधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी वरासत योजना के तहत काम किया जाएगा।
और वरासत योजना 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में, यानी 74 का सही जवाब होगा सी। 75 देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो आपका सही जवाब होगा सर्वोच्च स्थान आइसलैंड का है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च स्थान आइसलैंड का है तो सबसे अंतिम स्थान किसका है? तो सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 140वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में। ठीक है, इतनी बातों को आपको इसमें याद रखना होगा। चलिए अब अगले प्रैक्टिस सेट के जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है 51, क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि किसी वर्ष उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें दिन और रात दोनों की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? संक्रांति। यानी संक्रांति पर दिन और रात की लंबाइयों का अंतर जो है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब आइए जरा संक्रांति को समझ लेते हैं कि संक्रांति क्या होती है। तो ये खगोलीय घटना है। ठीक है, और ये वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, कब कब होती है? एक होता है ग्रीष्म संक्रांति, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो हम कहते हैं कि ये ग्रीष्म संक्रांति है। कब होती है? 20 या 21 जून को। दूसरी बार, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सीधे, तो शीत संक्रांति होती है। इसका समय क्या होता है? 21 से 22 दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार संक्रांति को आपने पूरा देख लिया और 51 का सही जवाब होगा सी। 52वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा वियना। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IAEA। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, यानी गठन कब हुआ? तो 1957 में हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमारा 52 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 53 देखिए, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार 53 का सही जवाब होगा बी। 54 देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। ठीक है, यदि विकल्प के अन्य नृत्यों को देखें तो उड़ीसा में ओडिसी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। ठीक है, ये भरतनाट्यम भी बहुत पूछा जाता है, ये कहां पे? तमिलनाडु में। तो इस प्रकार 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, बी हो जाएगा ऑप्शन। 55 देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलिए देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो कह रहा है कि संविधान का पालन और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल सत्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, यह भी सही है, मौलिक अधिकार है। अगला है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में वर्णित है। ठीक है, जिसको कहा गया उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि 55 का सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 56 देखिए, 56 में कहा गया कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान है? तो हम लोगों ने जब ग्रामीण विकास देखा था तो उसमें मैंने डिस्क्राइब करते हुए इसको बता दिया था। आज देखिए ये प्रश्न में भी आ गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, और ये 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसके तहत पंचायत की व्यवस्था हुई और पंचायत भाग 9 में है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ तक है। ठीक है, इस प्रकार आपने ये पूरी अनुसूची को देख लिया। 29 अनुसूची विषय हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 56 का सही जवाब होगा डी। अब 57वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो जो विकल्प में है इसमें सबसे छोटा मात्रक किलोबाइट है, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में केबी कहते हैं। अब मैटर उठता है कि मेमोरी का वास्तविक सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो बिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा बिट होता है, यानी कि 57 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल इनपुट, आउटपुट या हार्डवेयर को करता है, यानी कौन सा हार्डवेयर कब काम करेगा, कब इनपुट लिया गया, कब आउटपुट दिया जाएगा, कौन सा वर्क पहले होगा, ये सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है? इस पे कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, यानी आपका जवाब 58 का ए हो जाएगा। अब ऑप्शन में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ALU कहते हैं। इसका काम होता है कि अर्थमेटिक संबंधित जो भी कैलकुलेशन हो ये परफॉर्म करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होते हैं, जैसे MS वर्ड, लाइनेक्स, यूनिक्स, अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं। रैम, अगला है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? ये एक मेमोरी होती है, जैसे जब आप कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो आपका, जैसे मान लीजिए आपने सपोज दैट एक कोई मूवी निकाली, तो मूवी सेकेंडरी मेमोरी से या आपके जो जहां पर हार्ड डिस्क में सेव है वहां से आपके रैम में स्टोर होती है, और फिर वो
आपको दिखती, यानी कि जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो डेटा है वो रैम में आता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस में। इसीलिए कई बार आपसे कहा जाता होगा कि अगर किसी का मोबाइल स्लो चलता है या कंप्यूटर स्लो चलता है तो पूछा जाता है कि रैम कम है क्या, इसीलिए कहा जाता है रैम 4 GB है कि 2 GB है, ताकि जब डेटा लिया जाए तो एक बार में वो डेटा आ जाए, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड पे भी परफॉर्मेंस करता है। तो याद रखिएगा, ये हमने आपको पूरे ऑप्शन को एलेबोरेट कर दिया और 58 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि कई बार कंप्यूटर में ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर क्लियर माइंड से आप तैयारी करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपको ये विश्वास दिलाता है कि वो आपकी तैयारी के लिए हर वो संभव प्रयास करेगा जिससे आपकी का सिलेक्शन हो सके। और 58 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था, तो आपका सही जवाब होगा कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अब जरा गांधी जी के आंदोलन पे भी एक नजर कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, ये बिहार में है। यहाँ पे तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, यानी नील कृषकों को जो जबरन खेती करने के लिए कहा जा रहा था उसके खिलाफ गांधी जी ने वहां समर्थन किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 आपने समझ लिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर का 1918 का, इसमें भी गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, यह भी गांधी जी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक कानून से संबंधित दांडी मार्च के बाद ये प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को, ये इसमें भी गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी गांधी जी से संबंधित है। यानी गांधी जी से संबंधित जो भी प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह है वो आपके सामने आ गए। और इस 59 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। 60 देखिए, कह रहा है कि ये संस्था है और आंदोलन है, उनका संस्थापक कौन है, चलिए देख लिया जाए। और कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये पकड़ना है। चलिए, कह रहा है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सत्य है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, अभी आप पढ़ चुके हैं, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट संस्थापक नहीं है, गलत है ये। अभी मैं इसको एलिबरेट करता हूँ। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्टस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा की गई, ये दो नाम प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। याद रखिएगा 1875 में ही आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी, तो इनको दोनों को आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब भारत में 1882 में अडियार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया थियोसोफिकल सोसाइटी का, तो एनी बेसेंट एज ए मेंबर, सदस्य इससे जुड़ी थी, न कि संस्थापक। यानी सी विकल्प आपका हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किसे, हेनरी विवियन डेरेजियो से, यह बिल्कुल सत्य है। यानी 60 का सही जवाब होगा सी। 61 पे चलते हैं। 61 में करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, शासक है, उनकी उपाधि है, सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पहला है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, परांतक कहते हैं, पराक्रमांक, ठीक है, ये सही है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, पराक्रमांक कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है कुमारगुप्त को सकारी नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी और सकारी भी कहा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि थी, तो कुमारगुप्त को उपाधि में महेंद्र शब्द लगा रहता है, ये ट्रिक है। यानी कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र या अश्वमेघ महेंद्र, ये उपाधि कुमारगुप्त की है। स्कंदगुप्त का नाम, तो स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहते हैं। यानी यहाँ पर 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका सही जवाब होगा। अब देखिए यहां पर भी एक बात, सर्वाधिक जनसंख्या लीगल तौर पर किसकी है, मतलब तो वो उत्तर प्रदेश की है वास्तविक तौर पर। अब यहां पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां होगी, महाराष्ट्र में। यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि न्यूनतम जनसंख्या कहां है, तो आपका जवाब होता सिक्किम, ठीक है। यानी 62 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, यह भी सही है। सोरो मेला ये आगरा में नहीं कासगंज में लगता है, यहाँ हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगरा में कौन सा मेला लगता है, बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरधना मेला ये मेरठ में लगता है, यह बिल्कुल सत्य है। यानी 63 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान का मतलब जनगण मन होता है, और ये किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक प्रश्न और यहां से पूछता है कि किस अधिवेशन में सबसे पहली बार जनगण मन को गाया गया था, तो आपका जवाब होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर यह भी पूछ सकता है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित विशन नारायण धर ने। इस प्रकार आपने राष्ट्रगान से संबंधित तथ्यों को देख लिया, और 64 का सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 65 देखिए, पूछ रहा है कि इसको सुमेलित करिए। अब चलिए कर दिया जाए। अर्थशास्त्र का चाणक्य से,
इंडिका का मेगास्थनी द्वारा लिखा गया। हर्षचरित्र, बाणभट्ट, रत्नावली, हर्षवर्धन। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार आपका कूट कौन सा सही हो जा रहा है यहाँ पे? तो कूट आपका सही हो जा रहा है, बी सही हो जा रहा है। ठीक, अगला देखिए 66 कह रहा है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा होता है? तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर होता है। ठीक है, यानी कि 66वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। महंगाई भत्ते का मतलब डी है जो लगाया जाता है। अगला चलिए 66 के बाद 67 पर चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहां पर रहती है? तो आपका सही जवाब होगा बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। ब से बुक्सा और ब से बिजनौर। ठीक है, यानी कि आपका 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब पारा को कहते हैं Hg, किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण करते हैं तो इसको अमलगम कहते हैं। अब यहाँ विकल्प में पारा कहाँ पे है? डी में है, यानी पारा को जस्ता के साथ मिश्रण किए तो अमलगम बना, यानी कि आपका 68 का सही जवाब होगा डी। 69 देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है? तो याद रखिएगा कि प्लेग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, पहली बात तो याद रखनी। अब वो कौन सा जीवाणु है? तो उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिम, यानी पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है ये एक जीवाणु होता है, इसके कारण प्लेग रोग होता है। पास्चुरेला पेस्टिस को एक और नाम से जानते हैं, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? प्लेग होता है, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, यानी 69 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अब 70 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइक्रोकांडिया के अंदर संपन्न होती है? तो आपका सही जवाब होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र है इसको साइट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं और ये क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ठीक है, इस चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं और ये माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इस पूरी बात को याद रखिएगा, यानी 70 का जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है झूलती मीनारों की एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अहमदाबाद में एक सीदी बसीर की मस्जिद है, यहाँ की मीनारें झूलती हुई हैं, यानी अगर एक मीनार को हिलाया जाए तो कुछ अंतराल बाद दूसरी मीनार पिलर जो है वो भी हिलने लगता है। ठीक है, यानी झूलती मीनारों का जो मस्जिद है सीदी बसीर मस्जिद, ये अहमदाबाद में है। 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम है और 72 का सही जवाब होगा डी। 73 देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो याद रखिएगा चीन के यांग क्वियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच हुई। एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है तो आपका जवाब होगा यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो दो लोग थे, एक हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और दूसरी महिला मुक्केबाज मैरी कॉम। यानी ओपनिंग में कौन थे ध्वजवाहक? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और समापन में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया, जो कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, इन बातों को भी याद रखना होगा। और 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 74 देखिए, निपुण भारत अभियान के तहत करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अभियान के संचालन के लिए किया गया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। और एक बात और याद रखिएगा कि स्कूल और साक्षरता विभाग द्वारा जो ये राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया निपुण भारत अभियान के लिए, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। पहली बात, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है और अतिरिक्त तथ्य भी। अगला है कि यह शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने का प्रावधान, यह भी सही है। अगला कथन है कि कक्षा 3 तक के बच्चों को मूल साक्षरता तथा संख्या गणना कौशल में दक्षता इसका लक्ष्य है, यह बिल्कुल सही है। और यह लक्ष्य कब तक हासिल करने का उद्देश्य है? 2026-27 तक, यह भी बात इंक्लूड कर लीजिएगा। इस प्रकार 74 का सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 75। अब देखिए 75 में क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी SOFA 2021 की रिपोर्ट जारी की थी। तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अगले प्रैक्टिस सेट का GS का प्रश्न देख लीजिए, सामान्य अध्ययन का। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो सुदूर दक्षिण में है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार द्वीप। यानी 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 52वें प्रश्न की तरफ। कर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा चौथा स्थान है। आइए क्रम समझ लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का,
दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। 52वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी चौथा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डोवर संधि जोड़ती है, तो डोवर संधि किसको जोड़ती है? तो आपका सही विकल्प होगा सी, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, जब कोई जल संधि होती है तो ये जलों को जोड़ती है लेकिन स्थल भाग को अलग करती है। तो डोवर जल संधि किस जल संधि को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और किसको अलग करेगी? तो फ्रांस को और इंग्लैंड को अलग करती है। ठीक है, डोवर संबंधी दोनों बात को याद रखिएगा, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, यानी 53 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 9, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा 54 का। उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्य जलवायु क्षेत्र को एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब ये 9 कौन कौन से हैं उसका नाम भी समझ लीजिए। तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य का मैदान बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। इस प्रकार से 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में स्थित है। 54 का सही जवाब होगा सी। 55 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आपका सही जवाब होगा कृषि। अब जरा इन क्षेत्रों को समझ लीजिए, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। भारत में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है वो मुख्यतः 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं, जैसे कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया। ठीक है, अब इसमें खनन भी आता है, वानिकी भी आ जाती है। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र के बारे में समझ लीजिए। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी जैसे उदाहरण कारखाने हो गए, बिजली उत्पादन हो गया, जल की आपूर्ति हो गई। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये सब अतिरिक्त फैक्ट है जो इसमें भी नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या याद रखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा क्षेत्र अभी हमने बताया कि तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसे उदाहरण बता रहा हूं, जैसे परिवहन हो गया, शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, होटल हो गया, चिकित्सा हो गया, पर्यटन हो गया। अब आपको रिलेट कर रहे होंगे, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है इसलिए कृषि होगा। 55 का आंसर ए हो जाएगा। इसको आपने विस्तृत तौर पर देख लिया। 56 देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इस प्रकार 56 का सही जवाब होगा डी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि यह भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी? तो याद रखिएगा बी शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बी शिवरामन। और मुख्यालय कहां पे है नाबार्ड का? तो मुंबई में है। ठीक है, यानी 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 57, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो जो विकल्प में है उसमें सबसे ज्यादा खारा जल मृत सागर का होता है, यानी 57 का सही जवाब होगा डी। 58 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आपका सही जवाब होगा 912, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा 58 का। अब यहाँ पर राष्ट्रीय लिंगानुपात यानी देश का लिंगानुपात कितना है यह भी जानना जरूरी है। तो देश का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यानी 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59 प्रश्न में कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ये एक विद्युत यंत्र है जो अधिक वोल्टता या कम वोल्टता को आवश्यकता अनुसार बदलता है। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे। 59 का सही जवाब होगा सी। 60 देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा हम्पी। अब जरा समझ लीजिए, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, पहली बात। दूसरी बात, ये कर्नाटक के हम्पी में है। और अगर ये पूछा जाए कि विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के किनारे है, तो आपका जवाब होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और हम्पी मध्य काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। 60 का सही जवाब होगा सी। 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है? तो यहाँ पर तीनों संगम साहित्य के महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला या जीवक चिंतामणि। ये तीनों के तीनों संगम साहित्य के महाकाव्य हैं। अब जरा संगम क्या है इसको समझ लीजिए। संगम जो है वो तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा या परिषद है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? तो पांड्य राजाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 61 का सही जवाब होगा डी। 62 देखिए, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अभी हमने सबको आपको मोटे मोटे बता दिया। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किया है। स्वदेश आंदोलन ये 1905 में हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, यानी 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो स्वदेशी आंदोलन है ये जब लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी, तो इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और इससे गांधी जी का कोई संबंध नहीं है प्रत्यक्ष। अब दूसरी बात देखिए,
कि इससे को और जान लीजिए कि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, यानी शोक दिवस बंगाल विभाजन से संबंधित। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के लिए राखी दिवस मनाया। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 से 22, गांधी जी संबंधित हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी जी संबंधित हैं, यानी 62 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अंतिम वंश कौन सा है? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है? लोधी वंश है। अब यहाँ लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। और लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी हो गया, अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोधी है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जरा यहाँ पर अभी तो पर्टिकुलर पूछ लिया अंतिम वंश, कई बार क्रम पूछ देता है, तो जरा क्रम भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अतिरिक्त फैक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले गुलाम वंश आया दिल्ली सल्तनत में, इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश आया, इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। और उसके बाद लोधी वंश आया, और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ये पूरा क्रम है सीरियल से, ठीक है। और इस प्रकार आप समझ गए होंगे 63 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हम कह रहे हैं कि अगर मैं 30 मिनट की वीडियो देखूं या और कम की वीडियो देखूं, तो अगर मैं 10 मिनट या 5 मिनट आगे ज़्यादा बढ़ा के अगर हॉलिस्टिक अप्रोच से प्रश्नों को कवर करता हूं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 63 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा बिमल शाह द्वारा। यानी कि जो राजस्थान के माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में अभी एक जिक्र कर दिया कि ये जैन मंदिर है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जैन से संबंधित है। अब ये बिमल शाह कौन थे? तो राजस्थान में जो ये माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये गुजरात के एक सोलंकी शासक थे जिनका नाम था भीमदेव प्रथम, उनके सामंत थे बिमल शाह, जिन्होंने ये निर्माण कराया था। 64 का सही जवाब क्या होगा? डी। अगला 65 देखिए, रैम कहाँ पर स्थित होता है? तो रैम मदरबोर्ड में स्थित होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और बाकी चीज़ों की चर्चा भी हमने पूर्व के प्रश्न में कर दी थी। 65 का आंसर सी हो जाएगा। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा कि प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो कागज पर दबाव डाल के बनाया जाता है, यानी इम्पैक्ट असर डालता है, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स हो गया या डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? जैसे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो अभी हमने क्या बता दिया? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, न कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी 66 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। विस्तृत समझ गए होंगे। 67 देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, कौन देता है? तो ये महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार को विधि मामलों पर सलाह देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी हैं? तो 76 में। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर धारण रहते हैं। 67 का सही जवाब होगा ए। 68 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के स्थान कितने निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1/3, यानी 1/3 सीटों पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के पंचायत में आरक्षण है। अगर यह पूछा जाए कि महिलाओं का पंचायत में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका सही जवाब होगा 243 के डी में है। ये जब हम लोग ग्राम विकास वाला पोर्शन कर रहे थे तो उसमें इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। जिन लोगों ने अभी ग्राम विकास से संबंधित वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1/3। अगला देखिए, कर 69 करा कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों के पास ये घटना चक्र की टोह सीरीज है, उन्होंने परचेज कर ली है, वो पेज नंबर 40 पर 69 प्रश्न पर जरा करेक्शन कर लेंगे। उसमें करेक्शन क्या करना है कि वहां दिया गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जो कि करंट में उसमें तब्दीली हो गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो गए हैं। तो आप करंट से इसको कोरिलेट भी कर लेंगे कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 69 का सही जवाब होगा बी। अब एक प्रश्न, चूंकि करंट में डेवलपमेंट हुआ है नीति आयोग में, उपाध्यक्ष बदल गए, सुमन बेरी हो गए, तो नीति आयोग की स्थापना भी पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इस प्रकार 69 का सही जवाब होगा बी। अब चलिए 64 की तरफ चलते हैं, 70 की तरफ। 70 प्रश्न का आंसर क्या है? सिकंदर ने झेलम व वितस्ता के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो आपका सही जवाब होगा पोरस, यानी कि एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसका नाम था सिकंदर। इसने झेलम या वितस्ता के युद्ध में पोरस, इसको पुरु भी कहते हैं, को पराजित किया था। लेकिन बाद में सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उससे मित्रता कर ली और उसको अपने कुछ राज्य सौंप भी दिए थे, यानी 70 का सही जवाब होगा बी। 71 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो जो जिन लोगों ने मेरे करंट के वीडियो को देखा होगा उसमें मैंने इसको विस्तार से एक्सप्लेन किया था, वो लोग तुरंत समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष कर वो होता है जब जिसको कर देना है वो डायरेक्ट सरकार को अदा करता है। इसमें कौन सा कर है? आयकर है, यानी 71 का सही जवाब क्या होगा? सी। और अप्रत्यक्ष कर भी जो उपभोक्ता है वही देता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार के पास जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि मान लीजिए आप इतनी इनकम करते हैं जिसका आपको टैक्स जमा करना होता है, यानी आयकर देना पड़ता है, तो आप सीधे इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाके आप अपना रिटर्न दाखिल कर देते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर है, सपोज दैट मान लीजिए आप किताब खरीदने गए, किताब पर आपकी जीएसटी चार्ज हुआ। अब जीएसटी आप उपभोक्ता हैं, आपने किताब परचेज की, आपने टैक्स दिया, लेकिन आपने वो पैसा किसको दिया? दुकानदार को दिया। अब एट लास्ट वो सर्किल में जाते हुए सरकार के पास जाएगा, ठीक है, यानी वो अप्रत्यक्ष तौर पर कर सरकार के पास गया। ये मूल अंतर होता है, इसको याद रखिएगा। कई बार इसको लोग समझ की कमी से गलत कर देते हैं। और प्रत्यक्ष कर के और उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में क्या आ जाएगा? जैसे हमने जीएसटी का जिक्र कर दिया, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष कर, 71 का सही जवाब होगा सी। 72 देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा वित्त सचिव, यानी कि 72 का सही जवाब होगा सी। अब चलिए 73 देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्टैब्लिश किया गया? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये हरियाणा के गुरुग्राम में एक जगह है फारूक नगर, वहां पर देश का पहला अनाज एटीएम एक ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया और इसमें संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इसको संचालित किया। और यहाँ से 3 प्रकार के खाना अनाजों का वितरण हो रहा है, गेहूं, चावल और बाजरा। इस प्रकार 73 का सही जवाब होगा बी, गुरुग्राम हरियाणा। 74 देखिए, मई 2021 में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था? तो आपका सही जवाब होगा बी, सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर ईरान के द्वारा जारी किया गया था। सिमोर्ग किसके नाम पर पड़ा, ये भी बात जानना जरूरी है। इसका नामकरण इसके पौराणिक एक पार्शियन पक्षी है जिसका नाम है सिमोर्ग, ये उसके नाम पर पड़ा है इसका, ठीक है। और किसके ईरान में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको वो किया गया? तो ये ईरान में एक अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया, यानी कि 74 का सही जवाब होगा बी। 75 देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया किसको? तो आपका सही जवाब होगा कर्नल संतोष बाबू को। ये 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। ये महावीर चक्र जो होता है, ये महावीर चक्र युद्ध के समय भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पदक होता है। और ये कब दिया जाता है? युद्ध काल में दुश्मनों के खिलाफ जब असाधारण प्रतिभा कोई दिखाता है, उस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। 75 का सही जवाब होगा बी, कर्नल संतोष बाबू। इस प्रकार आज जीएस का यानी सामान्य ज्ञान का जो ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर कंप्लीट होती है। इसकी भी श्रृंखला आगे कंटिन्यू होगी। ग्रामीण विकास के 2 पार्ट आपको पहले मिल चुके हैं, ठीक है, आप इनको कर लें। इनकी प्रश्नों की संकलन एक जगह इसलिए किया गया है ताकि आपको रिवीजन में भी अच्छा रहेगा। जब प्रश्न एक साथ रहते हैं किसी विषय के, तो वो आपस में कोरिलेट भी करना आसान होता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए ये एक जगह आपको करके दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दिया करें, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और विशेष तौर पर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत आती है कि सर समय पे नोटिफिकेशन नहीं आता है। जब आप सब्सक्राइब करें तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।